तो फखर भाई आपसे शुरू करता हूं, बताइए ये हालात क्या है, कहां की तस्वीर। जानकारी ये भी है कि कई लोग टीएलपी के मरे भी हैं। सोशल मीडिया पर लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो शहबाज मुनीर की कुर्सी हिलाने वाला प्रदर्शन है। थैंक यू वेरी मच राकेश जी एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। असल में ये जो आप बता रहे हैं, बिल्कुल मैं सुबह मुझे ये फुटेज मिली थी, 8:30-9 बजे की है। और शाहदरा एक इलाका है लाहौर का, मतलब उस पे जीटी रोड पे, क्योंकि इस्लामाबाद आना चाहते हैं टीएलपी के जो लोग हैं, अपना यतीम खाना चौक से ये रवाना हुए थे कल, और ये चलते चलते यहाँ पे पहुंचे। लेकिन रात को भी कुछ मतलब शेलिंग इन लोगों के ऊपर वहां हुई थी। और उसके बाद ये हुआ कि सुबह फिर दोबारा इन्होंने जब अपना सफ़र स्टार्ट किया इस्लामाबाद आने के लिए, तो इनके ऊपर पंजाब पुलिस क्योंकि वहां पे मौजूद है, उनके साथ रेंजर्स हैं, बाकी भी काफ़ी सारी फोर्सेस वहां पे डिप्लॉयड हैं। तो उन्होंने इनके ऊपर शेलिंग तो चल रही थी, लेकिन गोलियां चलाने की भी मतलब इसके बैकग्राउंड में जो वॉइस आ रही है उसमें ये कह रहे हैं। और कुछ लोगों की फुटेज मुझे मिली है जिसमें कुछ मतलब लोग इंजरीज हैं, हेड इंजरीज बहुत ज्यादा लोगों को हुई हैं। ये 11 लोग बता रहे हैं, लेकिन अभी तक क्योंकि हमारा जो नेशनल मीडिया है उस तरीके से उसको नहीं दिखा रहा, मतलब सोशल मीडिया के ऊपर या जो आपके अपने सोर्सेज होते हैं, लोकल जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी होती है, उनसे बात करके, या फिर जो जो ग्रुप्स वगैरह भी बने होते हैं, तो वो उनके जरिए ये जो फुटेज हैं ये आ रही है। लेकिन हालात अभी भी जो इस वक्त की सूरत हाल है, जब हम बात करें तो अच्छे नहीं है, न लाहौर में और इवन ना इस्लामाबाद रावलपिंडी में, और न इनके बीच के जो शहर हैं, जीटी रोड पे 8-10 बड़े शहर आते हैं रास्ते में। मैं तो ये कह रहा हूं फखर भाई, मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाएगी कैसे? मतलब मुनीर के खिलाफ अगर कुछ दिखा दिया जाए, जाकर डॉलर के लालच में ट्रंप को जो चूरन बेचा वो बेचा, अलग से बेचा, गाजा पीस प्लान, अब आप सफाई देते रहिए, बवाल मचेगा, तो जाहिर सी बात है मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगी। ये तो तर्क है, समझ में आपका आता है। लेकिन मशरकी साहब देखिए हो क्या रहा है। ये तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ये विदाई का काउंटडाउन है जो सिविल वॉर के हालात बने हैं पाकिस्तान में। देखिए राकेश, मैं कहूँ मतलब है परेशान कुन बात, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कोई सिविल वॉर हो या कोई बहुत बड़ी इंसर्जेंसी हो। बात यह है कि टीएलपी का हमेशा से जो भी प्रोटेस्ट रहा है वो बड़ा शदीद होता है, बड़ा उसके अंदर उसके फॉलोअर्स बड़े स्ट्रांग हैं और वो अपना कोशिश करते हैं कि जो लीडरशिप कहे उसको माने। मैं नहीं समझता कि कोई इसमें बगावत की बात है, लेकिन पंजाब हुकूमत को चाहिए कि वो अच्छे तरीके से उसको मैनेज करें, और किसी भी सूरत में तशद्दुद की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। यानी मतलब मैं नहीं समझता कि प्रोटेस्टर्स के ऊपर कोई भी तशद्दुद करके या कोई भी जाने जाएं तो वो खतरनाक है, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मुझे उम्मीद है कि पंजाब हुकूमत समझती है कि इसको वो जिम्मेदारी से हैंडल करेंगे, और उनको चाहिए कि फौरी तौर पर उनसे मुज़ाकरात करके मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाएं। इससे कोई इनकार नहीं है कि किसी भी हालत में किसी भी देश में प्रोटेस्ट होना उनका बुनियादी हक है, लेकिन प्रोटेस्ट का वायलेंट होना जो है वो खतरनाक है, और वायलेंट के ऊपर अगर फोर्स यूज की जाए तो वो भी खतरनाक है, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हालात कंट्रोल में हैं, हालात ऐसे नहीं है जैसे पूरी दुनिया में ये बात दिखाए जा रहे हैं। अपना मामला है, हम इसको सेटल कर लेंगे, इसको सेटल हो जाएगा। नहीं, आप अपना कोई मामला सेटल नहीं कर पा रहे हैं। आप कोई मामला सेटल नहीं कर पा रहे। फकर आप इशारा कर रहे थे, मैं आलिया के पास जाना चाह रहा था। ये कोई मामला सेटल नहीं कर पा रहे। आप बलूचिस्तान नहीं सेटल कर पा रहे, पीओके तो छोड़ ही दीजिए। आपने एक चूरन बेचा था जिसकी मैंने कल भी चर्चा की थी। हमारी फ्लाइंग स्क्वाड्रन को लेकर आपने चर्चा की थी कि पकड़ लिया ऑपरेशन सिंदूर में, वो यहां पर है, और उनको जो है फ्लाइंग जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनका बैच भी मिल चुका है। तो वो छोड़ दीजिए स्क्वाड्रन लीडर। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि चूरन जो बेचते हैं वो दिक्कत है, आवाम उससे गुस्से में है। नहीं फगर आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर आली आ रहा हूं। जी मैं असल में ये बात कर रहा था कि इस वक्त मुसीबत ये होती है ना कि सिर्फ मामला टीएलपी का नहीं है। आपने खैबर पुख्तनख्वा में कल हमारे डीजीआईएसपीआर जनरल अहमद शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पूरे सहाफियों को इस्लामाबाद से अपने साथ लेके गए हुए थे। यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस पेशावर जो खैबर पुख्तनख्वा का कैपिटल है वहां पे हो रही है, जो वहां के लोकल हर चैनल का वहां पे ब्यूरो ऑफिस है, ब्यूरो चीफ मौजूद है। लेकिन फिर भी क्योंकि इसलिए लेके जा रहा है कि चले जरा प्रोटेक्शन हो जाती है, लेकिन भला हमारे पश्तून जर्नलिस्ट कम्युनिटी का कि उन्होंने बड़े खुले डुले क्वेश्चंस किए। हम चीजों को, मुसीबत ये कि एक आम सी चीजों को ना हमने मुसीबत खुद बनानी होती है। हमारी हुकूमती पॉलिसीज ऐसी है, बेशक ये टीएलपी का मामला ले ले, इससे पहले हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ प्रोटेस्ट इस्लामाबाद में देखे, या कुछ और हो, अनफॉर्चुनेटली इतना बिगाड़ पैदा कर दिया जाता है कि उसको सही करना
फिर सोचता होता है बंदा कि यार पता नहीं अब होगा कैसे। नहीं आलिया, ये बात तो फखर भाई की बिल्कुल सही है और हामिद भी हाँ में सिर हिला रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि वो शायद समर्थन में है। लेकिन ये पाकिस्तान की समस्या है, अपनी कब्रें खुद खोदना। हाँ, ये जो आपने अभी सेंटेंस बोला, अपनी कब्रें खुद खोदना, मुझे ये सवाल मेरा ये है कि टीएलपी को बनाया किसने है? टीएलपी को पार्लियामेंट में पहुंचाया किसने है? टीएलपी जो जिसने अब इससे पहले जो लाहौर में प्रोटेस्ट किया था, उसमें 8 पुलिस वाले मारे थे टीएलपी ने, और टीएलपी के अपने कितने मरे थे? इस वक्त जो सिचुएशन है बहुत खतरनाक है। खतरनाक इसलिए कि देखें, अभी तो वो इस्लामाबाद में एंटर नहीं हुए शायद। पूरा मीडिया ब्लैक आउट है पाकिस्तान में, कोई खबर नहीं। मैं ढूंढ के थक गई सारा, क्योंकि उन्होंने ये किया कि जो टीएलपी यानी तहरीक लब्बैक जो ये कर रहे हैं, उनका सारा मीडिया उन्होंने बंद कर दिया, उड़ा दिया। तो उनसे वो ज्यादा खबरें पोस्ट करते हैं, और वहां पे क्योंकि इंटरनेट शट डाउन है, रोड्स ब्लॉक है, तो दूसरे सहाफी हैं वो भी पोस्ट नहीं कर पा रहे। वरना जो हालात हैं वो बहुत खराब हैं। और आपने एक बात और ये नहीं बताई कि कल रात को पूरी रात भर डेरा इस्माइल खान में जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है उसके ऊपर जो तालिबान का हमला हुआ है, उसमें 7 की तो वो खुद शहादतें लिख रहे हैं, और दहशतगर्द भी मारे गए, और 7-8 लोग कह रहे हैं इससे ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं। ट्रेनिंग स्कूल पर हमला हुआ है। तो एक जगह नहीं, आप जो भी प्रोविंस उठा लें, आप जो भी सिटी उठा लें, वहां पर कुछ ना कुछ आपको होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, जो भी आपने बात की, मैंने ये सवाल किया कि टीएलपी को अगर चले, मजहबी जमात है ना, ठीक है जी, रिलीजियस पार्टी बन जाती है या ग्रुप्स हैं, लेकिन उसको मेंबर पार्लियामेंट में कौन लेकर आया, और फिर उसको कहां आप इस्तेमाल करते हैं? उसके बाद फिर जब उनकी मर्जी होती है कि वो कहते हैं भाई नेतन्याहू ने हमें मेज पर क्यों नहीं लाके बिठाया, इजराइल ने और हमास ने हमसे पूछे बगैर कैसे कर ली, ये तो साद रिजवी को बिठाकर उनको करना चाहिए था। यानी आप ये सोचें बेवकूफी की हालत कि जो गाजा के लोग हैं वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं और वहां पर मातम हो रहा, पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। मतलब ये क्या माइंडसेट है? मुझे तो इस माइंडसेट की समझ नहीं आती। डॉलर के लालच में, ट्रंप का समर्थन मिल जाए इस लालच में कुछ भी जो बोलकर आते हैं, और अपने मुल्क की भलाई किसमें है? यहां टैरिफ इसलिए लगा कि नहीं हम झुके, और कहा कि नहीं झुकेगा भारत। आप शर्तें ला देंगे तो शर्तें नहीं मानी जाएंगी मुल्क के हिसाब से, या दोनों में जिसका फायदा वो मानेंगे। हम ये भी नहीं करेंगे आप अपना नुकसान करो। दिक्कत यही है पाकिस्तान में कि चूरन बेच के आए, अपना मुल्क बलूचिस्तान को गिरवी रख दो, लोगों को गिरवी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गाजा पीस प्लान पर जाइए, देखिए, अब आप सफाई देते रहिए, हो रहा है, पाकिस्तान जल रहा है। बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो मैं जो शुरू की डिस्कशन है ज़ाहिर है वो सुन नहीं सकी, तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मोहतरमा ने भी बात की है टीएलपी की जो वो पार्लियामेंट के हवाले से। मोहतरमा, आपकी इत्तला के लिए मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आप पता नहीं कहाँ पे सहाफत करती रही हैं। पाकिस्तान में टीएलपी कभी भी पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं रही, इस वक्त भी टीएलपी पाकिस्तान पार्लियामेंट हाउस का हिस्सा नहीं है। नंबर 2 कि टीएलपी एक सियासी जमात है, एक मजहबी सियासी जमात है, वो अपनी सियासत करे, उनको किसी ने मना नहीं किया। ये आप जैसे कुछ लोग हैं जो कि ब्लैकआउट कह रहे हैं इस चीज को, मीडिया इस चीज को रिपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल रिपोर्ट कर रहा है। मैं खुद इस्लामाबाद में हूँ, इस्लामाबाद और पिंडी जो है वो बंद है, कंटेनर्स लगे हुए हैं। हम किसी को इंतशार की इजाजत नहीं देते। हम तो भारत को नहीं छोड़ते, अगर वो हमला करे तो हम अपने लोगों को कैसे इजाजत दे दें कि वो पाकिस्तान में आकर या कैपिटल में आकर जो है वो हमारी जितनी भी चीजें हो रही हैं उसको जो है वो खत्म करें। अच्छा, नहीं, एक बात सबीन आपको रोक रहा हूं, आप बहुत अच्छी बातें कर रही हैं, लेकिन होता क्या है ना, फिर वही बात है कि जब सोच समझकर नहीं बोलेंगे तो आप उसमें कुछ लूपहोल छोड़ जाते हैं। आपने क्या बोला? हम भारत को तो नहीं छोड़ते, अपने लोग को क्या छोड़ेंगे? मतलब क्या लॉजिक है ये? मुझे तो लगता है कि ना हामिद इस बात को मानेंगे ना अब्बासी मानेंगे। नहीं, एक सेकंड सर, लेट मी कंप्लीट मी सर, प्लीज लेट मी कंप्लीट। मेरे कहने का मकसद ये था कि अगर भारत इंतशार फैलाता है या भारत अगर पाकिस्तान पर हमला करता है तो हम भारत को नहीं छोड़ते, तो हम अपने लोग अव्वल तो ये कि हमने किसी को एहतजाज से नहीं तो कह रहा हूं। टीएलपी सर सुन लीजिए, टीएलपी अपना एहतजाज कर रही है। टीएलपी लाहौर से निकली हुई है, विद इन नेक्स्ट 2 to 3 days वो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, वो आकर यहाँ पर एहतजाज करेंगे। आपको अगर आपने वेरीफाइड रिपोर्टिंग अगर आपको चाहिए होगी या अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो प्लीज किसी ऑथेंटिक सहाफी जैसे मैं। अरे फखर यूसुफजई को इसीलिए बुलाया खास तौर पर इस शो में मैडम। हमने कई सारी तस्वीरें इनकी टाइमलाइन से उठाई हैं। अब आपको फखर यूसुफजई भी अगर क्रेडिटेबल ना लगे तो वो मेरी समस्या नहीं हो सकती है। अच्छा, मैं फखर साहब को नहीं सुन सकी, मैंने फखर साहब को नहीं सुना। जो बातें आप बता रहे हैं उसका जवाब मैं आपको दे रही हूँ। नहीं, मैं सारी बातें फखर यूसुफजई के हवाले से, मैंने डिबेट की शुरुआत उनसे की। नहीं, मैंने एक्चुअली सुना नहीं है तो मैं बात का जवाब उस तरह से दे नहीं सकती। हाँ, आ रहा हूँ, प्लीज बोलिए सबीन, बोलिए। आ रहा हूँ हामिद भाई, आपके पास भी आ रहा हूँ।
मैं फखर को नहीं सुन सकी, थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, बट जहां आलिया मोहतरमा ने बात की है, उन्होंने एक बात की, उसका जवाब मैंने आपको दे दिया। दूसरा आप कह रहे हैं कि जी एक आपने बात पकड़ ली कि जी हम अपने लोगों को इजाजत नहीं देते, तो देखिए हमारे मोहसिन नकवी साहब ने, उनसे आप भी बहुत तंग है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए वो हमारा फखर है, और वो जो है वो किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा ये खैर आलिया कुछ कहना चाह रही थी, उसके बाद हामिद भाई आपके पास आ रहे हो। मोहसिन नकवी हमारे वज़ीर दाखिला है, वो इस वक्त इस्लामाबाद में है, और वो इस वक्त पाकिस्तान को और इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के जो लोग हैं, आलिया बोलिए, सिक्योरिटी को यकीनी जगह बना रहे हैं। टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिसकी बात कर रहे हैं हम, 2024 के पाकिस्तान में जो लास्ट वो इलेक्शन हुए थे, उसमें उन्होंने मिलियंस ऑफ वोट लिए थे, और उसमें वो 4th पार्टी बने थे। टीएलपी ने इलेक्शन लड़ा है। टीएलपी पॉलिटिकल पार्टी है। टीएलपी को पॉलिटिक्स में लाया कौन है? जरा जाकर देख लीजिए। सिर्फ मजहबी पार्टी नहीं है वो, वो सिर्फ एक रिलीजियस पार्टी नहीं है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। उन्होंने, उनकी एक सीट भी थी पार्लियामेंट में, एक सीट उनको मिली थी। आपको पता है उनको लेकर आए थे पार्लियामेंट में, जिसपे इतना ज्यादा जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट के और पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्होंने कहा था कि ये क्या किया है कि आप टीएलपी को ले आए हैं। कौन लेकर आए टीएलपी को? आप जरा उठा कर आप बात कर रहे हैं। अच्छा छोड़िए, टीएलपी को कौन लेकर आया लेकर नहीं आया, ये मेरे डिबेट का सब्जेक्ट नहीं है। मेरे डिबेट का सब्जेक्ट है जो हो रहा है, और उसके बाद जो मसूद अजहर कर रहा है, ये मेरे डिबेट का सब्जेक्ट है। हामिद आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर अब्बासी जी आ रहा हूं। आपने बार बार इशारा किया, आपको लगता है बोलने के क्रम में सबीन शहबाज उल्टा लाइन पकड़ ली। अच्छा, थैंक यू राकेश। बात ये है कि देखें, बड़ी क्लियर बात है, पाकिस्तान में जो बुनियादी तौर पे जमहूरियत है, उसके अंदर हर एक के पास राइट है अपना प्रोटेस्ट करने का। लेकिन हम जब बात करते हैं कि अगर कोई भी किसी भी दुश्मन मुल्क के एजेंडा के ऊपर काम करेगा, तो उसको उस काम की इजाजत नहीं दी जाएगी। पहली बात तो ये, चाहे वो बलूचिस्तान के हवाले से हो, चाहे वो किसी भी जगह पर हो। दूसरी बात ये है कि मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की रियासत इतनी मजबूत है कि वो किसी तरह की हामिद भाई मैं ये कह रहा हूं, मैं प्रोटेस्ट पर तो सवाल ही नहीं उठा रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, क्योंकि आपके हुक्मरानों को चूरन बेचने की आदत है सर। अगर भी कुछ इशारा कर रहे हैं, मैं जा रहा हूं, क्योंकि आपके यहां चूरन बेचने की आदत है। नहीं, आप जाकर जब चूरन बेचेंगे तो प्रोडक्ट फिर यही होता है। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान का आज डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया पाकिस्तान के किरदार को मान रही है। पाकिस्तान को जो किरदार आज दुनिया में मिल रहा है, वो बदकिस्मती से आपको हजम नहीं हो रहा। वो किरदार जो अमेरिका, चाइना, रशिया, नहीं, पाकिस्तान हमारे मेन्यू का ही हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान के सुनिए हामिद जी, पाकिस्तान हमारे मेन्यू का हिस्सा नहीं है। हजम करना छोड़ दीजिए, बिल्कुल। अब वो हमारे मेन्यू का हिस्सा ही नहीं है, छोड़ दीजिए। तो वो हजम होगा नहीं हजम होगा, निवाला नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, वो हमारा मेन्यू का हिस्सा नहीं है, छोड़ दीजिए। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि नहीं समझते, आप पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना ना बने। कोई दीवाना नहीं बन रहा भाई, ना हो, कोई दीवाना नहीं बनना हो। दूसरी बात ये, फकर यूसुफ जी आप कुछ कहना चाह रहे तो फिर मैं अब्बासी जी के पास जा रहा हूं। पाकिस्तान ने इंडिया को तनहा कर दिया है। हामिद साहब ने बात की डेमोक्रेसी की इन पाकिस्तान, तो डेमोक्रेसी की हमारी ये हालत है कि हमारा मीडिया जो 134वें नंबर से गिरते गिरते 158 नंबर पे पहुंचा है 2025 में, ये आजाद डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ इन्होंने डेमोक्रेसी की बात की, तो कॉमनवेल्थ के भी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है 2024 इलेक्शन के हवाले से, जिसमें कहा गया कि एक पार्टी को आपने कॉर्नर करके उसके हाथ पैर बांध कर और बाकियों को आजाद छोड़ दिया, उसके बाद भी वो नहीं जीत सके। तो सर, अगर इस तरह की डेमोक्रेसी है तो ये डेमोक्रेसी फिर इनको शायद सूट करती होगी, पाकिस्तानियों को ये सूट नहीं करती। कल जो खैबर पुख्तनख्वा में चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, उनके ऊपर कह रहे कि जी हमें मंजूर नहीं है। एक इलेक्टेड एमपी है जिनको लाखों लोगों ने वोट किया है, वो इनको मंजूर नहीं, क्योंकि इनका पसंदीदा नहीं और इनके जूते नहीं चाटता। इनको डेमोक्रेसी अपनी मर्जी की चाहिए होगी, इनके यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ना प्रोटेस्ट ऑफ राइट, जिसे कहते हैं ना कि प्रोटेस्ट करने का कोई राइट नहीं है। एक फैक्टर और ये ऐड करता हूं, क्यों चूरन बेचने की बातचीत बार बार हो रही है, क्योंकि इसी भारत के खिलाफ चूरन बेचने की आदत ने आपकी हालत कर दी है। और देखिए, हालत और बुरी होगी, क्योंकि अभी तक तो मसूद पीटा है, मसूद अजहर, अब ये जमातुल मोमिनात बना रहा है आईसिस के रास्ते पर। और बहावलपुर, कराची, कहां कहां सेंटर है कहेंगे, वो भी आपको बता दूंगा, हालांकि आपको तो बड़ी जानकारी होगी, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आता भी होगा। लेकिन फिर वही बात है, घूम फिराकर आप उसी जगह पर पहुंचेंगे। आतंकी कामों के अलावा आपके मुल्क में कुछ नहीं हो सकता है।
जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं अर्ज करूंगा कि आप एक बहुत बड़े चैनल के ऊपर बैठ के प्रोग्राम करते हैं, थोड़ी सी प्रोग्राम से पहले रिसर्च कर लिया करें। साद रिजवी साहब ने जो धरने का ऐलान किया था वो इन मुज़ाकरात से पहले का किया था, और उसके बाद आपके अर्ज़ खिदमत ये है कि आज जो आपने ये क्लिप चलाई है, तो अगर साद भाई का क्लिप भी चला लेते तो आपको पता लग जाता कि वो रैली क्यों कर रहे हैं। आपको यही नहीं पता कि वो रैली क्यों कर रहे हैं। आप ये बता वही दीजिए। सूरत हाल है जो आप एक्शन, मैं बता देता हूँ, ये वही सूरत हाल है जो आप एक्शन कमेटी से उम्मीदें लगा के बैठे थे कि वो हमारा कुछ करेंगे, हमें कुछ मौका मिलेगा पाकिस्तान के खिलाफ बोलने का। अनफॉर्चुनेटली आखिरी टाइम शौकत नवाज मीर साहब ने इंडिया को आईना दिखा दिया, तो बहरहाल आपको बुरा लगा होगा। साथ साहब ने ये जो जी वो शौकत नवाज साहब की एक्शन कमेटी के जो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात हुए हुकूमत पाकिस्तान के, वो क्लिप उठा के देख लीजिएगा। अरे बोल दीजिए, शर्म आ रही है क्या बोलने में? मैं बोल देता हूं। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान की कोई ख्वाहिश थी यहाँ पे तो वो उनकी पूरी नहीं हो सकी। अरे हम नहीं ख्वाहिशें पालते ऐसी, ख्वाहिशें आपकी हैं कि ट्रंप को दिलवा दे नोबेल पीस प्राइज। आपको पता नहीं कि 31 जनवरी तक फॉर्मेलिटी पूरी हो गई थी, तो चूरन भेज दिया कि साहब हम तो आपको नॉमिनेट कर रहे हैं, हो गया। लोग कह रहे हैं पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान पनौती बन गया। कर्नल दिनेश नैन ये जो बातचीत कर रहे थे, ये वाकई सही बात है कि ये लोग इंटरटेनमेंट ही करना जानते हैं। जंग के मैदान में इंटरटेनमेंट करेंगे, ये इंटरटेनमेंट करेंगे जाकर ट्रंप के सामने, और नतीजा यही है जो आज पाकिस्तान में हो रहा है। राकेश जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि 4-5 लोगों के काफी पॉइंट्स आए हैं, तो थोड़ा सा बगैर इंटरप्शन के अगर मुझे जवाब देने का मौका दे तो मैं गुजारिश करूंगा कि डिस्टर्ब ना करें। देखिए, एक अपने पाकिस्तान के बारे में अगर आपको याद हो तो हेनरी क्लिंटन ने कहा था, सांप पालोगे ना तो आपको काटेंगे। और जैसे आलिया ने अभी बताया था, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा इसका जो साद रिजवी के बारे में या उसकी जो पार्टी है उसके बारे में। इसको एस्टेब्लिशमेंट नहीं सपोर्ट किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने लोगों को जिंदा जलाया है सड़कों के ऊपर। 21 के अंदर फ्रांस के खिलाफ भी ये लोग यही कह के आगे बढ़े थे कि अभी फ्रांस ने ऐसा कर दिया, वो कर दिया, और इस्लाम के नाम पे हम ये करेंगे। आज भी, अब अब्बासी साहब बेशक ना माने इस बात को, लेकिन आज भी ये बात बिल्कुल क्लियर वो कह रहा है जो साद रिजवी कि ना तुम 3 में ना 13 में तुम लोगों को मदद करनी थी फिलिस्तीनियों की, आपने की नहीं। और ऊपर से जो 20 का पॉइंट का जो पीस प्लान बना के दिया अमेरिका ने, और जिसका ये मानते हैं लबैक पार्टी मानती है कि भाई ये तो हमास को भी और फिलिस्तीनियों को भी मारने का प्लान है, और आप लोग अपने आप को मुसलमान बोलते हो। क्या बोलता है साद रिजवी? एक हाथ में एटम बम लो, दूसरे में कुरान। तो ओआईसी के अंदर अगर आप जाओगे, ना पैसे की कमी होगी ना रुतबे की कमी होगी। लेकिन यह कभी नहीं बोलता वो कि जब ब्रिगेडियर जियाउल हक को बुलाया गया था फिलिस्तीनियों के खिलाफ, जब पीएलओ थी और उनमें से आर्म्ड ग्रुप जो था वो जॉर्डन में था, जॉर्डन के राजा ने जब बुलाया तो 20,000 फिलिस्तीनियों का कत्ल किया था आप लोगों ने। कैसे बेशरम लोग हो यार, आप फिलिस्तीनी करते हो, ऐसे कश्मीरी करते हो इस्लाम के नाम पे। अब मैं आता हूं फकर भाई के नाम। देखिए, एक जमाना था, आज वो भी एक दौर था और आज भी एक दौर है। जैसे अब्बास भाई, हमीद जी, सबीना जी लड़ाई करते हैं ना हमसे पाकिस्तान के बारे में बोल बोल के, एक जमाना था फकर भाई हमारे साथ में बड़ी जिरह करते थे भाई साहब, ऊपर नीचे करके। लेकिन आज उनको समझ में आ गया कि पाकिस्तान का भला किस चीज में है। आलिया जी को पता है पाकिस्तान का भला किस चीज में है। सबीना जी को समझ नहीं आ रहा कि लब्बैक पार्टी को आप लोग जो खड़े किए हो, अरे चलो मैं एक बात पूछ लेता हूं तीनों से, हामिद से भी, अब्बास से भी, इनसे भी, अगर इतना ही लब्बैक पार्टी अच्छी है तो फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी क्या चाहती है? वो तो कह रहे हैं ना कि चलो शरीयत लागू करते हैं, तो बना दो साद रिजवी को प्रेसिडेंट कल ही और शरीयत लागू करो भाई इस्लाम के नाम पे। आप नहीं हमीद बीच में नहीं बोलो, हमीद बीच में नहीं बोलो, मैं नहीं बोला बिल्कुल आपके भाई, बीच में नहीं बोलो। अब रही बात, आप कहते हो कि हमें बड़ा लगता है कि आप अहमक वाली हरकतें करते हो कि नहीं। देखिए, अमेरिका में बैठ करके आपके जनरल जो हैं और आपके शहबाज साहब बैठकर वहां चापलूसी कर रहे हैं, ब्रीफ केस खोल के दिखा रहे हैं। आपने फोटो भेजी, मेरे पास नहीं थी, ठीक है, लेकिन उसके 2 दिन बाद 6 अक्टूबर को मॉस्को फॉर्मेट में जहां 10 लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो पाकिस्तान हाँ करके आया था डोनाल्ड ट्रंप को कि हम आपको बगराम एयरबेस के लिए मदद करेंगे, वहीं पाकिस्तान 4 दिन बाद क्या बोलता है, उन 10 देशों के साथ मिलकर अमेरिका को बगराम नहीं लेने देंगे।
नहीं कौन सी स्टैंडिंग मैं अब आता हूं बीच में। पाकिस्तान क्या लेने देगा, देने नहीं देगा। मुत्तकी यहां हिंदुस्तान में आकर कहकर गए कि बगराम किसी की निजी जायदाद थोड़ी नहीं कि बगराम एयरबेस आया और लेकर चला गया। खैर हामिद जी आप रिप्लाई करिए, और उसके साथ मैं एक चीज उसमें ऐड कर देता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, आप देखिए, आप पाकिस्तानी या पाकिस्तान का भला सोचना आपका काम है, आप सोचे ना सोचे ये आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन ये मानेंगे कि नहीं कि चूरन बेचने, डॉलर की लालच, चापलूसी में ये आपके मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए बात इतनी सी है कि मेरा बड़ा सादा सा मानना है, अफरीदी साहब वो जो अपना फखर साहब हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। जो इलेक्शन का ड्यू प्रोसेस है वो होना चाहिए। जो केपीके का नया चीफ मिनिस्टर है वो बिल्कुल आना चाहिए, कानूनी आईनी उसका हक है, ही मस्ट बी इलेक्टेड। हमें कोई हक नहीं, किसी को कोई हक नहीं उसको रोके। 100% ठीक बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें ये समझ नहीं आती है कि इंडिया का प्रॉब्लम क्या है। इंडिया पाकिस्तान के अंदर हर वक्त ढूंढता रहता है कोई ना कोई फॉल्ट लाइन। इंडिया की कोशिश रहती है कि कोशिश करे कहीं ना कहीं से, चाहे वो पीओके की हो, पाकिस्तानी कश्मीर की बात हो, या उसकी बात हो, बलूचिस्तान की बात हो, या केपीके की बात हो। इंडिया का प्रॉब्लम ये है, इंडियन मीडिया का प्रॉब्लम हमारा एक ही प्रॉब्लम है, हमारा एक ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान अब तरक्की कर रहा है। आपका प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान तरक्की करो, तरक्की करो। हमारा एक प्रॉब्लम है, हमारे को पीओके वापस कर दो, हमारा वो हमारे सिटीजन है भाई। अरे अभी आप अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल मानिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है आपसे। आप बलूचिस्तान से लड़ो, आप टीटीपी से लड़ो, आप तहरीके लब्बैक पार्टी को सड़कों पे उतारो, हमें कुछ लेना देना नहीं। आप इज्जत के साथ में पीओके खाली करो और बस, ये हमारी प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं। बस सबीन शहबाज जो बातें कर्नल दिनेश नैन ने कही हैं, और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर हरकतें नहीं छोड़ेंगे तो हालत ऐसे ही होंगे। और मसूद अजहर का खानदान खत्म हुआ, सादिया अजहर जो मसूद अजहर की बहन है, जमात उल मोमिनात, और उसी सादिया का जो शौहर है वो मारा गया ऑपरेशन सिंदूर में। तो करते रहिए। देखिए मैं गुजारिश करूंगी बीच में इंटरप्ट कोई ना करे। यहाँ बात हुई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फख्रिया तौर पर ये बताती हूँ कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हूँ। और बाकी ये जो दो लोगों की आपने यहाँ पर बात की है कि ये पहले पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे और डिफेंड करते थे, तो हमें इन जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काफी हैं पाकिस्तान का करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपने फख्रिया कह दिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। कल को कोई आपके बारे में बोलेगा कि सबीन जो है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करती है, अस्तगफिरुल्लाह, को ढंग की बात करो। मैं वतन फरोश नहीं हूं, जिस देश में बैठी हूं उस देश का नहीं, आप सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की चापलूसी करती हैं। बात करेगा आप सिर्फ पाकिस्तान नहीं, आप पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचती हैं सबीन, आप सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की चापलूसी करती हैं बस, और कुछ नहीं करती है। अच्छा एक मिनट, कर्नल दिनेश ने इनको चापलूसी करने दीजिए। जरा जो है सबीन शहबाज के साथ आलिया को लाइए फ्रेम में, आलिया और फकर यूसुफजई को लाइए फ्रेम में, क्योंकि ये उन्हीं को कह रही है ना कि पाकिस्तान की वो लोग वकालत नहीं कर रहे हैं, असली पाकिस्तानी वो नहीं है, टैगिंग दे रही है। सबीन मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, सबीन आपसे एक बात पूछ रहा हूं, आप ये चाहती है कि मसूद अजहर जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है वो आईएस और बोको हरम के रास्ते पर जा रहा है? आपको ये अच्छा लग रहा है जमात उल मोमिनात? देखिए आपने यहाँ पे इंतशार की बात की, पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान में जो हुआ उसकी बात की। तो देखिए हमारी अल्हम्दुलिल्लाह फौज यहाँ पर मौजूद है, हमारी फौज को पता है कि अपने वतन मैं मसूद अजहर के बारे में पूछ रहा हूँ, जैसे कुछ लोग सादिया अजहर के बारे में पूछ रहा हूँ। आपने एक बात, मैं जमात उल मोमिनात के बारे में पूछ रहा हूँ। आपने एक बात की है, उसका जवाब भी मैंने तो कई सारी बातें की। अगेन वही बात की यहाँ पर आने से पहले थोड़ी सी रिसर्च है वो कर लीजिए। अरे शहबाज शरीफ ने कहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप के गाजा पीस प्लान पर हम सहमत हैं, उसका स्वागत करते हैं। यहां पर आकर सफाई देनी पड़ गई। शहबाज शरीफ की मुलाकात ट्रंप से हुई थी, बिल्कुल हुई थी। शहबाज शरीफ ने यहाँ से आकर कहा था कि हमने जो है वो हम मुत्तफिक है, हम बिल्कुल। देखिए पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका के प्रेसिडेंट को नहीं दिया था। सर आपने सभी चिट्ठी दीजिए, वो नॉमिनेट करते रह जाएंगे। आलिया शाह, ये जमात उल मोमिनात पर नहीं इनकी लफ्ज जो है निकले।
हाँ, मुश्किल है क्योंकि देखिए एक जिहादी माइंडसेट जो है ना उसमें आपने नर्चर किया है, आपने डेकेड्स तक अपनी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें जो पढ़ाया है उसमें फिर मुश्किल होता है ना ऐसा जो लोग नहीं ऐसी चीजों को एक्सेप्ट कर पाते वो इसलिए कि आपने तो पढ़ाई है उनको ये है ना तो जो पढ़ाया है वो वही बोलेंगे। प्रॉब्लम ये कि जो अभी आप बात कर रहे थे ना चूरन बेचे जाने की, ये ना चूरन बिल्कुल बेचा गया है। पहले पता है क्या चूरन बेचा जाता था कि यहूद और हनूद कि जी जो इजराइल है वो तो वैसे भी पासपोर्ट पे आप वहां पे नहीं जा सकते, अभी भी इजाजत नहीं है। यहूद और हनूद और नसारा का पहले आप चूरन बेचते रहे, आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स में भी यही आप तालीम देते रहे लोगों को। यही वजह है कि इस वक्त देखें कि क्या हालात है पाकिस्तान के, हर जगह जिहादी फिर रहे हैं। फिर आप ये कहते रहे, कभी कहते रहे अफगानिस्तान दोस्त है, ये चूरन बेचा जाता रहा, फिर ये चूरन बेचा जाता रहा अफगानिस्तान दोस्त नहीं है, अब तो उसके साथ जंग हो रही है, हमले हो रहे हैं उसके ऊपर। फिर ये चूरन बेचा जाता रहा कि जी अमेरिका दोस्त है, फिर पता ये चला कि नहीं भाई वो तो कभी होता था अब नहीं है। तो ये चूरन बेच बेच के हालात ये हैं कि जो यहूद नसारा का कभी जिनको सबक पढ़ाया गया था, जिस यूथ को, जिस जनरेशन को, उसके सामने आपने वो पहले कंट्री बन गए जिसने गजा का जो पीस प्लान है उसको एक्सेप्ट किया और कहा कि पाकिस्तान जो है वो बिगनिंग से हमारे साथ है और इनक्रेडिबली उसने काम किया और आपने कहा जी हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। उस वक्त तक गजा के लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। और उसके बाद फिर जब ये एक शोर शराबा उठा कि ये क्या हो गया, हमें तो आज तक ये बताया नहीं गया, हमें तो ये पढ़ाया ही नहीं गया, आपने तो कहा दुश्मन है और आपने ये कर दिया वहां पे जाके, तो फिर यूटर्न लेना पड़ा, एक और चूरन बेचना पड़ा और कहना पड़ा कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। सर ये जब ये इस तरह की चूरन बेचे जाएंगे ना डेकेड्स तक, जो अभी बात की थी जनरल जिया, उसने उर्दन की सड़कों पर, जॉर्डन की सड़कों पर, रोड पर जो कत्लेआम हुआ था पैलेस्टीनियंस का, वो तारीख की किताबों में लिखा हुआ है। अब्बासी जी, मैं आपको मुबारकबाद दूं कि आपके पाकिस्तान में आईएस जैसा संगठन बन रहा है। मैं आपको मुबारकबाद दूं कि मसूद अजहर, जिसको आप उलेमा कहते हैं, वो बोको हरम के रास्ते पर चल रहा है। महिलाओं को आगे करके उन्हें आत्मघाती की लो बम बांधो और जाके उड़ जाओ। जी, मैं आपकी इस बात की तरफ आने से पहले मैं समझता हूं कि यहाँ बार बार इन्होंने बात की कश्मीर की ना, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वजूद भी नहीं था, कश्मीर उस वक्त भी मौजूद था और कश्मीर के ऊपर किसी का राइट नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की ये करारदादें हैं कि कश्मीरी अवाम जिधर मर्जी जाना चाहे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान का वजूद नहीं था तब कश्मीर था। सुनिए अब्बासी, सुन लीजिए, मैं आपको समय दे रहा हूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान का वजूद नहीं था तब भी कश्मीर का वजूद था, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद ही हिंदुस्तान से निकला हुआ है। तो आप छोड़ दीजिए उधर, आगे अपनी बात रखिए। आइए जमात उल मोमिनात पर। आप एक रिक्वेस्ट सुन लीजिए कि कब्जा पाकिस्तान ने किया हुआ है और सांबा के जंगलात में 2 लाख कश्मीरियों को शहीद वो भी पाकिस्तान ने किया था। अरे आपने किसको कहा जाकर शहीद किया है? देखिए अपने मुल्क में 8 लाख गोलियां मारी जा रही हैं, 8 लाख आपने लोगों पर फाइटर जेट से बलूचिस्तान में बम बरसाए जा रहे हैं। आपकी पाकिस्तान की 2 कौड़ी की वायुसेना। खैर आगे आइए, जमात उल मोमिनात, बोको हरम और जो आईएस के रास्ते पर, उस पर बोलिए। मसूद अजहर पर बोलने में टांगे काटती है क्या? 8 से 10 लाख फौजी आज भी बैठा मसूद अजहर, अब्बासी बोलिए मसूद अजहर पर। मसूद अजहर की बहन जो ये महिला आत्मघाती दस्ता बना रही है उस पर बोलिए। मैं जवाब देना चाहूंगा अनुराग इनको। मैं आ रहा हूं नैन सर, जरा अब्बासी बोलिए मसूद अजहर पर। ये तो वही मसूद अजहर है, ये तो सुन लीजिए, ये तो वही मसूद अजहर है जिसको आप प्रोटोकॉल आप हमसे सवाल कर रहे, वो तो आपके पास कैद था और आप जो है प्रोटोकॉल के साथ उसको वहां जाके उतार के आए थे और अब आप हमसे उतार कर अपने लोगों को छुड़वाने के लिए आए थे और किसी दिन उसको उसके 72 हुरों के पास भी पहुंचा देंगे, इंतजार करिए। लेकिन जो सवाल पूछा उस पर बोलिए। मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, मैं मुबारकबाद दे दूं आईएस के रास्ते पर जाने के लिए, बोको हरम के रास्ते पर जाने के लिए। सर अर्ज खिदमत यह है कि इस किस्म की कोई तंजीम अभी पाकिस्तान में ना एग्जिस्ट कर रही है मेरी मालूमात के मुताबिक और ना बनी है, ऐसी कोई बात नहीं है। इनको इन्फॉर्मेशन मैं देता हूं, आप तो कुछ भी कह सकते हैं। आप सुनिए जरा इन्फॉर्मेशन सुनिए, फिर फकर भाई आपके पास आ रहा हूं। सुनिए, आपको नहीं, आपको मालूमात नहीं है तो सुन लो ना, पहले सुन लो, एक मिनट शांत हो जाओ। देखिए, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस के मेंगल साहब और आपके असफाक जो कि लश्कर तैयबा का है, ये दोनों को आपकी आईएसआई ने केपीके यानी खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में इन दोनों का मेल कराया, मीटिंग कराई है। अब भी
इकट्ठे किए किसके खिलाफ? टीएलपी से, टीटीपी से लड़ने के लिए और बीएलए से लड़ने के लिए। सब लोग आप ही के आदमी थे ना, मुसलमान ही हैं, मुसलमान भाई हैं, और तो कोई नहीं है। लेकिन ये जो गंदा खेल आप कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं मैं समझाता हूं आपको। आपने सही कहा, हिंदुस्तान पाकिस्तान का वजूद नहीं था, हम में से निकले हो ना, लेकिन आपके पास में कोई आइडेंटिटी नहीं है। कभी आप बोलते हो मैं बाबर की औलाद, कभी आप बोलते हो मैं तो सऊदी अरब की औलाद, कभी आप बोलते हो हमारा जो इस्लाम है वो एक अलग इस्लाम, कभी आप बोलते हो पाकिस्तान का क्या नाम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलाम। अरे कलाम के बराबर कोई देश कैसे हो सकता है यार? कैसे मुसलमान हो आप? कैसे आप बात बोलते हो, इस बात को सहन कर पाते हो आप? मैं तो नहीं सहन करता, अगर मैं मुसलमान होता तो मैं तो नहीं करता। तो आप लोग आपके कोई वजूद नहीं। और इसके बाद क्या कर रहे हैं अब आप? जब सऊदी अरब ने भी और सब लोगों ने भी अपना अपना जो इस्लामिक रवैया है वो सही डायरेक्शन में लाना शुरू किया, 200 के करीब हदीस सऊदी अरब ने कैंसिल कर दी। आप फिर उन हदीसों को पढ़े जा रहे हो, उन्हीं को पढ़ा रहे हो मदरसों में। तो सबसे पहले तो मैं आलिया से रिक्वेस्ट करूंगा, आलिया पाकिस्तान के अंदर सभी मदरसे बंद कराओ, किताबों को बदलो। नहीं कर्नल दिनेश, एजुकेशन चेंज कराओ। बंद होंगे मदरसे कर्नल दिनेश, इनको नहीं करोगे तो ये तो समझ में नहीं आएगा। नहीं बंद होंगे मदरसे। यहाँ का डिफेंस मिनिस्टर अपने देश की संसद में खड़े होकर ये कह दे कि वो हमारी लाइन ऑफ डिफेंस से मदरसों के बच्चे उनको भी हथियार देकर उतार दिए जाएं, और ये ऑन रिकॉर्ड है। आपको लगता है कि वहां पर मदरसे बंद कर दिए जाएंगे? आपको लगता है कि उस मुल्क में हालात कभी सुधर सकते हैं? और फकर यूसुफ जी, एक आखिरी सवाल है आपसे। ये मदरसे और डिफेंस लाइन वाली बातचीत तो संसद में ऑन रिकॉर्ड है, आप लोगों ने सुना, सबने सुना, भले कोई यहां पर आकर कुछ भी दलीलें देता रहे। लेकिन हो सकता है जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हो उसको आप कैंटोनमेंट एरिया में ले जाकर छिपा दीजिए, उसकी बहन सादिया अजहर जमात उल मोमिनात बना दे और कहे कि नहीं भाई, अभी तक तो पुरुषातंकी बना रहे थे, अब हम आईएस के रास्ते पर चलेंगे और आईएस के रास्ते पर चलकर महिला फिदाइन बनाएंगे, बम बांध कर जाओ और उड़ जाओ। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में कभी आपको लगता नहीं है कि गलत जगह पर हम पैदा हो गए? देखिए, ये जो इशू है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो एरिया कुन्नड़ में ये मुलाकात हुई है इस किस्म की, और मतलब मेरे पास इनिशियल स्टेज पे 2-3 दिन पहले एक मतलब न्यूज़ इस हवाले से आई थी कि भाई इस तरह आईएस के साथ मिलकर, जो खुरासान चैप्टर है उनका, उनके साथ मिलकर और इस तरह की कुछ चीज हुई है और लश्कर के लोग उनसे मिले हैं। बाकी मतलब उसकी प्रॉपर वो डिटेल्स नहीं है कि जी वो किसी मतलब फीमेल सुसाइड बॉम्बर्स को कर रहे, बट मैंने जब उसको देखा तो यकीनन मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था कि यार ये कोई मतलब नई कुछ डेवलपमेंट्स हो रही है जो हुई है। बिल्कुल इसकी मतलब कुछ तस्वीरें, कुछ खबरें आई हैं, बहुत ज्यादा नहीं आई, लेकिन जितनी आई है तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। और फिर इसके साथ साथ अनफॉर्चुनेटली राकेश जी, हम जो इस तरह की चीजें करते हैं उससे मसला क्या होता है। मैं खैबर पुख्तनख्वा से बिलोंग करता हूँ, मैं उसके हवाले से भी कहता हूँ, और बलूचिस्तान में भी मेरा आना जाना बहुत होता है, मैं कवर करता हूँ उसको। मैं वहां पे भी कहता हूँ कि आप आम लोगों को इन्वॉल्व ना करें। फोर्सेस का काम है जंग लड़ना, रियासत की जंग लड़ना, ये फौज की या बाकी पुलिस या फिर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप आम बंदे को जब बंदूक पकड़ाते हैं ना तो उससे फिर कौन बनता है, फिर वो जेश बनता है, लश्कर बनता है, फिर उससे जो है टीएलपी जैसे लोग और बहुत सारे नहीं फकर भाई, आपने बहुत शानदार बात कही है। समय इतना ही है, यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या है कि उन्होंने आम लोगों के हाथों में बंदूकें थमा दी, टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी के तौर पर अडॉप्ट कर लिया, और नतीजा यह है कि वह मुल्क हमेशा कूड़ेदान बना रहेगा। समीर शहबाज, सिर पर हाथ रखने से कुछ नहीं होता है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.